अगर थोड़ा सा लिक्विड कहीं गिर जाए तो छोटी सी ड्रॉपलेट बना लेता है। चाय बॉईल होते टाइम छोटे छोटे से बबल्स दिखते हैं। क्यों? इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट, द लिक्विड स्टेट। सो लेट्स बिगिन। अभी तक हमने गैस स्टेट के बारे में पढ़ा। उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं और सॉलिड स्टेट का हमें पता है कि पार्टिकल्स एकदम पास पास होते हैं। बट लिक्विड को बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट, मतलब सॉलिड और गैसेस के बीच की प्रॉपर्टीज लिक्विड शो करता है, राइट? इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड में स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू गैसेस, और इसीलिए इनके मॉलिक्यूल्स पास पास दिखते हैं क्योंकि फोर्सेस ज्यादा है ना। लेकिन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते कि एक ही जगह रह जाएं। अगर इन्हें फ्लो करवाओ तो ये इजीली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होके निकल जाते हैं। अब लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप नहीं होता। जिस भी कंटेनर में इसे डाल दो वो उसी का शेप ले लेता है। वेपर प्रेशर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो सारी तो बच्चों वाली चीजें थी, डेफिनेट शेप, वॉल्यूम एंड ऑल। बट ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, उसमें तुमने भरा है लिक्विड कोई सा भी। अब सबसे पहले तो द काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स ने क्या बताया था कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं, राइट? और हर मॉलिक्यूल की अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी और स्पीड होती है, ठीक है? अब जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी मोशन में होंगे, उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ऐसा होता है कि जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो वो जो लिक्विड के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जरूरी है ना बॉन्ड बनाने के लिए, उसको वो ओवरकम कर जाते हैं और अपनी स्टेट से बाहर आके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब वो वेपर के फॉर्म में सरफेस के ऊपर रहते हैं, एस्केप नहीं कर पाते बट सरफेस के ऊपर रहते हैं। अब इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इवेपोरेशन। लिक्विड का वेपर बन के उड़ जाना टेम्परेचर मिलने पे, राइट? तो यहाँ भी क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और लिक्विड वेपर बन गए, ठीक है? बट अब ये जो वेपर्स बने हैं ना, ये प्रेशर लगाएंगे। इसी प्रेशर को बोलते हैं, जो वेपर ने लगाया है, वेपर प्रेशर, ठीक है? जो भी वेपर्स बन गए सरफेस पे वो एक प्रेशर लगाते हैं लिक्विड पे, जिसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। और ये स्टेट कब बनती है जो प्रेशर वाली है? इक्विलिब्रियम पे बनती है, जब लिक्विड मॉलिक्यूल और वेपर मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं, ठीक है? टेम्परेचर का क्या असर होता है इस पे? जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली वो भी बढ़ जाएगी ना मॉलिक्यूल्स की। उससे क्या होगा? एनर्जी बढ़ गई और जल्दी जल्दी मॉलिक्यूल्स भागने लगे तो इवेपोरेशन और ज्यादा जल्दी होने लगेगा। और क्योंकि इवेपोरेशन ज्यादा हो गया, यहाँ पे ज्यादा वेपर्स बन गए सरफेस पे, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ गया। डायरेक्टली रिलेटेड है ये लोग, ठीक है? और अगर तुम्हारा जो लिक्विड है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हुए, मतलब बहुत वीकली बाइंडेड है वो, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। ज्यादा मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे ना गैस के, वेपर के, तो वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो कम था। तो इसीलिए वेपर प्रेशर तुम्हारा बढ़ गया। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। इसकी एप्लीकेशंस क्या है वेपर प्रेशर की? जो प्रेशर कुकर है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। एक्सटर्नल प्रेशर को अगर बढ़ा दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और कुकिंग जल्दी होने लगेगी, ठीक है? मेडिकल में जो भी चीजें स्टेरलाइज करनी होती है, मतलब क्लीन करनी होती है, जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन्हें एक हाई प्रेशर स्टीम में रखा जाता है ताकि जितने भी माइक्रोब्स हैं वो उस पे मर जाए, ठीक है? तो ये भी स्टीम किससे बनी? ये वेपर प्रेशर वाला फंडा है, ठीक है? अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो वेपर प्रेशर है, लिक्विड के ऊपर जो वेपर प्रेशर लग रहा था ना, वो इक्वल हो जाए जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके। तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें आके चीजें बॉइल होने लगती है जब वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाते हैं, राइट? स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है लिक्विड स्टेट में। ऐसा टेम्परेचर
जिस पे जो वेपर प्रेशर है वो 1 बार के इक्वल हो जाए। बार प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब एक और बॉइलिंग पॉइंट आता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जिस पे जो वेपर प्रेशर है वो तुम्हारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ये दो टर्मिनोलॉजीज थी। अब प्रेशर का डिपेंडेंस देखते हैं हम क्या होता है। देखो, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, कम होगा कब, जब तुम एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दोगे, लोअर कर दोगे। तुमने प्रेशर कम किया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। जैसे कि हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, ऊपर जाते हैं माउंटेन एरियाज पे, तो ऐसा होता है, प्रेशर कम होता जाता है। अब ये इंक्रीज कब होगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दोगे। जैसे कि प्रेशर कुकर में हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सरफेस टेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है। अब लिक्विड का जो ये सरफेस होगा ना, ये ऊपर वाला, ये एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल है इन पे एक अलग प्रेशर लग रहा है, और जो अलग अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उन पे चारों तरफ से एक जैसा प्रेशर लग रहा है। क्यों, क्योंकि चारों तरफ उनके लिक्विड है ना। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर तो वेपर्स है और नीचे लिक्विड है, तो इन्हें अलग प्रेशर लग रहा है। तो इन दोनों प्रेशर्स की, इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो वो लेयर है ऊपर वाली सबसे, वो थोड़ी सी इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगती है, ठीक है। जैसा कि हमने अभी देखा, बल्क मॉलिक्यूल जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जैसा प्रेशर उनको फील हो रहा है, लेकिन सरफेस मॉलिक्यूल डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये मॉलिक्यूल जो नीचे वाले हैं वो नहीं खींच रहे हैं नीचे की तरफ, इनवर्ड फोर्स ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो यहां से हमें पता चला कि सरफेस टेंशन क्या होता है, लिक्विड्स की वो टेंडेंसी जब वो श्रिंक हो जाएंगे, ऐसी कुछ इस तरह से कि उनको सबसे मिनिमम सरफेस एरिया मिल जाए। मतलब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स, अब सेम मॉलिक्यूल्स आपस में अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स बोलेंगे, राइट। तो लिक्विड के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वो इस तरह से श्रिंक हो जाएंगे कि उन्हें सरफेस एरिया सबसे कम से कम मिले, ताकि उनको जो सरफेस टेंशन है, मतलब वो फोर्स कम फील हो जाए। तो वो जो श्रिंक होना है ना, उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। कोहेसिव फोर्सेस की वजह से जो होता है। इसकी यूनिट क्या है, जूल पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर। क्योंकि जूल पर मीटर क्या होता है, न्यूटन ही होता है, तो यहां से हमने डिराइव कर लिया कि न्यूटन मीटर भी इसकी यूनिट होती है। अब सरफेस टेंशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, लिक्विड की ड्रॉपलेट जब भी थोड़ा सा लिक्विड गिर जाता है तो वो स्फेरिकल शेप ले लेता है। क्यों, क्योंकि स्फेरिकल शेप जो होता है उसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है, तो इन्हें कम सरफेस टेंशन फील होता है, राइट। तो इसीलिए स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। कैपिलरी एक्शन, वो जो लिक्विड तुमने कैपिलरी डाली पानी में तो लिक्विड ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, वो भी इसी सरफेस टेंशन की वजह से करता है, राइट। इंसेक्ट्स पानी में इजीली चल पाते हैं, जो बहुत ही लाइट वेट इंसेक्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है लिक्विड की ऊपर वाली लेयर, तो वो इतने लाइट जो चीजें हैं उन्हें इजीली बेयर कर पाती हैं और वो उस पर इजीली चल पाते हैं। अब देखते हैं विस्कोसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है लिक्विड स्टेट के लिए। विस्कोसिटी क्या होता है, कितना रेजिस्टेंस लग रहा है लिक्विड को फ्लो होने में। मतलब रेजिस्टेंस मतलब ओपोज करना, हर्डल क्रिएट कर देना रास्ते में। तो लिक्विड के फ्लो होने में कितने हर्डल्स लग रहे हैं, कितनी मुश्किल से वो फ्लो हो पा रहा है, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। ये एक इंटरनल फ्रिक्शन होता है, मतलब लिक्विड के अंदर अंदर ही फ्रिक्शन होता जाता है। फ्रिक्शन क्या होता है, तुम इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो विस्कोसिटी भी इसी टाइप का है, ये ऑपोजिट उसको पुल करता है कि ये फ्लो ना कर पाए लिक्विड, राइट। विस्कोसिटी होती क्यों है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग हो गए तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा हिंड्रेंस होगा, ज्यादा रुकावट होगी लिक्विड की लेयर को आपस में स्लिप करके फ्लो होने में, ठीक है। देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, ज्यादा अच्छे से बाइंड है, तो उनको फिर आगे मूव करने में ज्यादा दिक्कत होगी, इसीलिए विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि हनी में होता है, उसको अगर तुम कहीं पे फ्लो करवाओगे, मतलब कहीं पे तुमने हनी को फेंक दिया तो क्या होगा, वो धीरे 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 से फ्लो करेगा, बहुत धीरे। लेकिन वही तुमने अगर
वाटर को ड्रॉप कर दिया तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी जल्दी मूव कर जाएगा क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, टेम्परेचर का इस पे क्या इफेक्ट होता है? अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तुम्हारे पास हनी है एक कंटेनर में, तुमने उसको हीट किया तो क्या होगा, हनी धीरे धीरे से थिन होने लगेगा। ठीक है, मतलब अब तुम उस थिन हनी को गर्म वाले हनी को फ्लो करवाओगे तो वो इजीली फ्लो हो जाएगा। मतलब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो विस्कोसिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया, राइट? क्योंकि तुमने जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे उन्हें कम कर दिया। और काइनेटिक एनर्जी, अब किसी भी चीज को हम अगर टेम्परेचर देते हैं, हीट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो तुमने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, इसीलिए मॉलिक्यूल्स को फ्लो करने में आसानी हो गई और विस्कोसिटी कम हो गई टेम्परेचर बढ़ाने से। मॉलिक्यूल का साइज और शेप क्या इफेक्ट डालता है? अगर लार्ज या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल होगा, ज्यादा उसमें बॉन्ड्स हैं, तो वो ज्यादा विस्कोसिटी दिखाएगा, ज्यादा विस्कस होगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? इसको ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा, राइट? ये क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, किनके बीच में जो दो लेयर्स हैं फ्लूइड की, उनके बीच में जो भी ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जैसे लिक्विड में ऐसे लेयर्स बन जाती है, इसको लैमिनार फ्लो बोलते हैं ना। तो इन लेयर्स को फ्लो होने में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इसको कैसे दिखाते हैं? F इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, जहां पे ईटा तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ए क्या है, एरिया, डीवी जो चेंज हुआ विस्कोसिटी में, डी एक्स जो चेंज हुआ डिस्टेंस में, और ये हमारा F क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, राइट? इसकी एसआई यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकेंड। अगर हाइयर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा, मतलब हाइयर रेजिस्टेंस टू फ्लो होगा, मतलब विस्कोसिटी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा कोफिशिएंट उतनी ज्यादा विस्कोसिटी, मतलब उतना ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है फ्लो होने में। अब विस्कोसिटी के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे? इंजन ऑयल, अगर विस्कस ज्यादा होगा इंजन ऑयल तो वो इजीली उस पर कोटेड होगा, आपके इंजन पे वो इजीली फ्लो करके भाग नहीं पाएगा, तो ल्यूब्रिकेशन अच्छा प्रोवाइड करेगा। ब्लड हमारा विस्कस होता है, जो कि डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हनी, हनी के जो हनी या फिर जो कोल्ड सिरप्स होते हैं, कफन कोल्ड वाले, या कोई से भी नॉर्मल सिरप्स होते हैं, विस्कोसिटी डिपेंड करती है कि कितना इजीली वो फ्लो कर पाएंगे। पेंट्स जो वॉल से लगे रहते हैं वो भी विस्कोसिटी की वजह से, मतलब ड्रिप गिर नहीं जाते वो फिसल के नीचे, विस्कस है इसीलिए दीवार पे अच्छे से लग जाते हैं। अब हमने जो भी चीजें पढ़ी है लिक्विड से रिलेटेड वो इस टेबल में है, सिर्फ इसको पढ़ोगे तो सारी चीजें बहुत इजीली आ जाएंगी। वेपर प्रेशर क्यों होता है और किस पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सारी चीजें इस एक टेबल में कवर हो जाएंगी, राइट? तो आज हमने देखा है सारा कुछ लिक्विड स्टेट के बारे में। ठीक है, लिक्विड स्टेट इंटरमीडिएट होती है सॉलिड और गैस की, और इसमें ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? अब इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए, यू हैव टू क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन comment section. And if you like the video, please do like, share and subscribe. Till then, bye bye.